चलिए फिर से स्वागत है आपका पार्ट 2 में। तो जो शेष क्वेश्चन थे बीएचयू एंट्रेंस के उनको करते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें, यदि समीकरण अल्फा बीटा इसके मूल हो तो इसकी वैल्यू बताइए। तो चलिए सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। यहाँ से थोड़ा सा इसको सॉल्व करना होगा पहले। पी एक्स माइनस पी माइनस सी, तो सम ऑफ रूट्स होगा अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, ये पी अपॉन ए आएगा। अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपॉन ए, तो ये पूरा कांस्टेंट टर्म है। ए की वैल्यू 1 है। अब हमें वैल्यू चाहिए अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 की, तो मल्टीप्लाई करा देंगे इसे। तो अल्फा बीटा की वैल्यू आपकी है माइनस पी माइनस सी, अल्फा प्लस बीटा है पी और प्लस 1, तो पी से पी कैंसिल होगा, 1 माइनस सी आपका बचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये इनइक्वालिटी पे है, इसको ग्राफ से भी कर सकते हैं और अलग अलग केस लेके भी कर सकते हैं, लेकिन जल्दी करना हो तो ग्राफ से बेटर रहेगा। तो हम इसको y1 अज्यूम करते हैं, ये y2 और ये y3, तो ये आपका हो जाएगा y1 लेस देन इक्वल टू y2 लेस देन इक्वल टू y3। हमें देखना है कि y2 से बड़ा हो y1, यानी y2 y1 y3 के बीच में कितने x पर है। तो तीनों के हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो x माइनस 2 का जो मॉड होगा वो इस तरह होगा, और ये 0.20 होगा, ये 0.2 होगा, और y बराबर 3 लाइन ये होगी, और y बराबर 1 लाइन यहाँ होगी। तो इनके बीच में कहाँ है ये पूछा है, तो बीच में ये x मिलेंगे और ये x मिलेंगे। यहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे यहाँ और इधर, और ये आएगा। तो जो सॉल्यूशन होगा वो ये x होंगे और ये x होंगे। हमें पॉइंट निकालने होंगे, तो हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से x माइनस 2 इक्वल टू 1 करेंगे एक बार, और माइनस 1, x माइनस 2 इक्वल टू 3 और एक बार माइनस 3। तो यहाँ से x आएगा आपका 3, तो यहाँ से x आएगा 1। इधर देखिए, यहाँ से x मिलेगा 5, यहाँ से मिलेगा माइनस 1, ये माइनस 1 है, ये 1 है, ये 3 होगा और ये 5 होगा। तो इसका सॉल्यूशन होगा -1 to 1 यूनियन 3 to 5, -1 to 1 यूनियन 3 to 5, ये वाला आ जाएगा। अंकों की पुनरावृत्ति संभव नहीं है। 100 1000 के मध्य में कितनी संख्याएं बनेंगी। तो पहले लिखेंगे 1000 के मध्य सभी संख्याओं में 3 अंक होंगे। तो 3 डिजिट का हमें नंबर बनाना है, तो 3 डब्बे बनाएंगे और संख्या यूज करना है 1 2 3 4 5। तो इसको कितने प्रकार से फिल कर सकते हैं, 5 तो 4 और इसको 3, तो 60 आ जाएगा, गुणा हो जाएगा सबका। ये भी जनरल सूत्र, देखिए इसको भी समझते हैं। इसमें आपको दिया गया है कि m समांतर रेखाओं को n समांतर रेखाओं का प्रतिच्छेद समूह करे तो बने समांतर चतुर्भुजों की संख्या। तो m लाइंस एक तरफ की समांतर हैं, तो इनको हमने मान लिया ये, आप सिमेट्रिक ही मानेंगे नहीं। और दूसरी जो n लाइन है तो वो मान लीजिए ये वाली पैरेलल है। तो इनसे बनने वाले जो कुल समांतर चतुर्भुज होंगे, तो 2-2 हमें पॉइंट लेने होंगे प्रत्येक रेखा से। तो m से 2-2 पॉइंट चुनेंगे, n से 2-2 पॉइंट चुनेंगे। तो ये जनरल सूत्र होता है इसका। इसको सॉल्व करेंगे तो दूसरा वाला मिलेगा, ठीक है। तो MC2 है गुणा NC2 बराबर, हल करेंगे आप, ये आएगा। डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हैं। अंग्रेजी के 4 स्वरों तथा 5 व्यंजनों में से 4 वोवेल्स दिए हैं और 5 कॉन्सोनेंट दिए हैं। 2 स्वर लेना है और 3 व्यंजन लेना है। इनसे कुल कितने शब्द बनेंगे। तो पहले हम 4 में से 2 चुन लेंगे वोवेल्स, 5 में से 3 व्यंजन ले लेंगे, टोटल 5 अक्षर हो जाएंगे हमारे पास। फिर इनको अरेंज करेंगे, यानी फैक्टोरियल 5 का गुणा और होगा, क्योंकि शब्दों की संख्या पूछी गई है।
अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो 4/2 2, फैक्टोरियल 5/3 2 और इंटू फैक्टोरियल 5। तो फैक्टोरियल 4 की वैल्यू 24 होगी, ये 4 आएगा। फैक्टोरियल 5 120 होता है और ये आएगा आपका 6, ये आएगा 2। 24 से 24 कटेगा, ये 60 बार कटेगा, 7200 आ जाएगा। तो बस हमें सीधा सीधा ये करना है कि 4 स्वर में से 2 स्वर लेना है, 5 व्यंजन में से 3 व्यंजन लेना है और 5 शब्द हो गए। फिर इन्हें हमें अरेंज करना होगा क्योंकि शब्दों की संख्या पूछी गई है। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो 1200 मिलेगा। इसमें कांस्टेंट टर्म दिया है 405, ए का मान पूछा है, तो हम इसमें कांस्टेंट टर्म निकाल के 405 के इक्वल कराएंगे। तो इन जनरल हम पहले जनरल टर्म निकालेंगे। इसका जनरल टर्म होगा NCR x की पावर n माइनस आर a टू दी पावर r। ये अब x की पावर कलेक्ट करेंगे तो ये होगी x की पावर 5 माइनस r/2, 1/2 का गुणा होगा और a की पावर r x की पावर माइनस 2r। तो ये मिलेगा 10CR a की पावर r x की पावर 5 माइनस r/2 माइनस 2r। x की घातें ऐड हो जाएंगी, इसका एलसीएम ले सकते हैं। तो ये हो जाएगा 5 माइनस 5r/2, इतना हो जाएगा। बाद के 2 को जोड़ दिया और ये आपकी x पे पावर है। अब जो x से स्वतंत्र पद होगा वो 405 हमें दिया है, एक हम यहाँ से निकालेंगे। तो x से स्वतंत्र पद कब होगा? जब 5 माइनस 4/2 0 होगा। इसको 0 के इक्वल कराएंगे पावर को, तो यहाँ से हमें मिलेगा r इक्वल टू 2। तो r 2 रखने पे जो कांस्टेंट टर्म मिलेगा वो होगा 10C2 और a की पावर 2। r इक्वल टू 2 रख देंगे यहाँ और ये बराबर दिया है 405 के। अब इसे तोड़ेंगे, 10 2 8 और a स्क्वायर रहेगा। तो 10 को 2 बार तोड़िए, 10 9 तो 8 कैंसिल होगा, बटे में 2, a स्क्वायर इक्वल टू 405। तो ये यहाँ पहले मल्टीप्लाई कराइए तो a स्क्वायर आएगा 405 गुणा 2/90। तो 15 से काटिए 6 और 30 और 10 बचेगा तो 105, 58/6 यानी 29/, इसकी कैलकुलेशन चेक करिए। तो यहाँ कैलकुलेशन कर लेते हैं इसकी। देखिए 90/2 a स्क्वायर बराबर 405, 45 बचेगा। 5 9 45, 5 8 40, 9 9 81। तो a प्लस माइनस 3 आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन डायरेक्ट बुक से है, वैसे कई लोगों को याद भी होगा। ABC AP में है और GP में भी है, तो इसकी वैल्यू पूछी है। तो ये एक आता है, इसकी हम पूरी वैल्यू सॉल्व करते हैं तो सब पे 0 पावर हो जाती। जब सब पे 0 पावर हो जाएगी तो वैल्यू 1 मिलेगी। कैलकुलेशन भी आप देख सकते हैं। देखिए आपको मान पूछा है इसका C माइनस A और इसका, तो हमें क्या क्या गिवन है? हमें गिवन है 2b बराबर a प्लस C और y स्क्वायर बराबर XZ। तो हम y की वैल्यू रखेंगे, ABC को यहाँ यूज करेंगे। तो y की वैल्यू फिलहाल रखते हैं √XZ। तो XZ की पावर 1/2 होगा और C माइनस A का गुणा है यहाँ, इस तरह हो जाएगा और Z की पावर A माइनस B। अब घातें अलग अलग कलेक्ट करेंगे। B की वैल्यू हम a प्लस C/2 लिख सकते हैं, बाद में लिख देंगे। X की कुल घातें हो जाएंगी B माइनस C प्लस C माइनस A/2। Z की कुल हो जाएंगी A माइनस B प्लस C माइनस A/2। अब हम B की वैल्यू रखेंगे a प्लस C/2 यहाँ पर, a प्लस C/2 माइनस C प्लस C माइनस A/2। इसी तरह यहाँ भी रखेंगे a प्लस C/2 और प्लस C माइनस A/2। तो अब इसके एलसीएम लेंगे तो x घात 0 बचेगा और z घात 0 बचेगा, तो ये एक आएगा। आप आज आसानी से कैलकुलेशन कर सकते हैं। क्वेश्चन मैंने आपको बना दी है। इसमें हमें n पदों का योग पूछा है तो इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। ऑब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें n पद जोड़ना है। तो ये पहला पद है, दूसरा, तीसरा। तो n इक्वल टू 1 के लिए भी चेक कर सकते हैं। अगर एक से ज़्यादा आंसर नहीं आ रहे हैं तो n इक्वल टू अगर 1 लेते हैं तो एक पद का योग होगा ये।
तो n बराबर 1 रखने पे जिस पे ये मिले तो एक इसमें रखेंगे तो ये आएगा 1/√3 और ये मिलेगा आपका 1 रखने पे √3 - 1 और ये मिलेगा √3/2 1 रखने पर ये मिलेगा √3 - 1/2। तो हमें मिलना n बराबर 1 पे एक पद का योग है आपका ये। इसको सॉल्व कर लें ज़रा कंजुगेट से तो ये आएगा 3 - 1 तो √3 - 1/2 आना चाहिए। तो ये आ रहा है चौथे में। तो आप सीधे बिना सॉल्व करे इसको चौथा पार्ट इसका लगा सकते हैं क्योंकि एक पद का योग है 1/√3 + 1 या ये कहें ये √3 - 1/2 और ये आपको चौथे से मिलेगा सिर्फ। तो n पदों वाला आप हमेशा चेक कर सकते हैं, इसको लगाने की ज़रूरत नहीं है। दो धनात्मक संख्याओं का समांतर माध्य x, दो गुणोत्तर माध्य yz है तो इसकी वैल्यू पूछी है। दो धनात्मक संख्याएं मान लीजिए a b, इनका समांतर माध्य x दिया है तो ये x बराबर a + b/2 गिवन है और इनके बीच दो गुणोत्तर माध्य दिए हैं y और z। तो हम yz की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। b आपका चौथा पद होगा तो l = l से हम r निकालेंगे इस gp का। l = होता है a r की पावर n - 1 यानी 4 - 1 तो r³ मिल जाएगा b/a। gp का सर्वानुपात है, प्रथम पद a ही है तो y का मान होगा ar और z का मान होगा ar²। अब जिसकी वैल्यू पूछी है वहाँ वैल्यू रखते हैं। x³ + z³ / xyz, y³ का मतलब होगा a³ r³, यहाँ से यहाँ वैल्यू रख रहे हैं और z³ का मान होगा a³ r⁶ अपॉन xyz। x का मतलब a + b/2 और y का मतलब ar और z का मतलब ar²। ऊपर कॉमन क्या आएगा देखिए a³ r³ तो बचेगा 1 + r³ और नीचे है a² r³ और a + b/2। r³ कैंसिल होगा, ऊपर एक a बचेगा तो 2a और 1 + r³ अपॉन a + b। अब r³ की वैल्यू रखिए b/a। r³ कितना है आपका b/a और अपॉन में है a + b। 2a a भर का अंदर मल्टीप्लाई करा दीजिए, a का अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो a + b आएगा तो a + b अपॉन a + b कैंसिल हो जाएगा तो वैल्यू क्या मिलेगी इसकी 2। ठीक है, कैलकुलेशन आपको तेज़ी से करना है। दो सर्किल अगर वाह्यता स्पर्श करती हैं, देखिए एक सर्किल ये गिवन है एक सर्किल ये है, एक दूसरे को वाह्यता स्पर्श कर रहे हैं तो जब भी वाह्यता टच करते हैं सर्किल तो ये कंडीशन आप इजीली लगा सकते हैं। केंद्रों के बीच की दूरी त्रिज्याओं के योग के बराबर होगी। अगर इंटरनली टच करते हैं तो अंतर के बराबर होती। तो ये C1 C2 बराबर R1 + R2 कंडीशन होल्ड करेगी। इसको बराबर करा के हम वैल्यू निकाल लेंगे ए की। तो दोनों के सेंटर निकालिए। इसका केंद्र 0 0 होगा और R1 होगी a। इसका केंद्र C2 आएगा 3, 4, x गुणांक आधा y की गुणांक आधा और चिन्ह बदल लेते हैं और रेडियस R2 होगी √g² + f² - c। तो ये रेडियस 4 आएगी। तो केंद्रों के बीच की दूरी होगी 0 0 3 4 के बीच की दूरी तो ये आएगी √0 - 3 का स्क्वायर और 0 - 4 का स्क्वायर इक्वल टू R1 + R2। R2 4 आया है, ये आपका आएगा 25। यहाँ मोड लगाना होगा हमें तो 25 का ±5 इक्वल टू a + 4। तो a की वैल्यू 5 जब हम लेंगे +5 लेंगे तो एक a आएगा 1 और जब -5 लेंगे तो एक a आएगा -9। -9 हमें नहीं दिया है, एक भर गिवन है तो पहला वाला टिक कर देंगे। ये सेंट्रिसिटी पे है कोऑर्डिनेट का। किसी दीर्घवृत्त के नाभिलंब की लंबाई, दीर्घवृत्त का नाभिलंब होता है 2b² अपॉन a, लघु अक्ष के आधे के बराबर है तो उत्कीर्णता बताइए। तो हमें गिवन है नाभिलंब जो होता है ये बराबर दिया है लघु अक्ष के आधे के बराबर। तो लघु अक्ष ए बी के बारे में कुछ पता ना हो तो हमेशा a को बड़ा मानते हैं तो लघु अक्ष 2b होगा इस केस में। तो लघु अक्ष के आधे के बराबर है यानी ये बराबर है इसके। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे तो 2b² बराबर मिलेगा ab, एक b काट सकते हैं तो a बराबर 2b। अब हम रिलेशन लगाएंगे उत्कीर्णता वाला, b² बराबर a² × 1 - e²। b² जो कहते हैं a² की जगह रख देंगे 4b²। b² कैंसिल होगा तो 1/4 इक्वल टू 1 - e²। तो e² बराबर ये तो 3/4 तो √3/2 आपका तीसरा आ जाएगा। इसमें E1 E2 दीर्घवृत्त और इनकी उत्कीर्णता है तो इनमें कौन सा संबंध होगा तो हम फाइंड कर लेते हैं। पहले E1 उत्कीर्णता दीर्घवृत्त की है तो a² 18 है, b² 4 है। इसी तरह अति परवलय के लिए a² 9 है और b² 4 है।
तो इसकी उत्कीर्णता होती है बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। ए बड़ा है यहाँ तो ए बड़ा वाला लगा रहे हैं, यही होता है बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर यानी ई1 स्क्वायर। 18 को नीचे लाएंगे तो 2/9 बराबर 1 माइनस ई1 स्क्वायर। तो ई1 स्क्वायर होगा 1 माइनस 2/9, तो ई1 आएगा √7/3। ई1 आ गया। अब ई2 निकालिए इसका, तो इसका सूत्र होता है बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर और ई स्क्वायर माइनस 1 यानी ई2 स्क्वायर माइनस 1। तो ये 4/9 आएगा पहले, तो 4/9 में एक ऐड होगा बराबर ई2 स्क्वायर के, तो √13/3 ये आ गया ई2। तो ई1 ई2 हमने निकाल लिए हैं। अब हम रख के यहाँ पे चेक कर लेंगे। तो ई1 है √7/3 और एक है √13/3। चलिए पहले ही में रखते हैं। 3e1 स्क्वायर मतलब 17/9 प्लस ई2 स्क्वायर मतलब 13/9, तो ये 51 और 13 कितना आएगा 4 64/9, ये नहीं आएगा। इसमें रखिए ई1 स्क्वायर मतलब 7/9 2e2 स्क्वायर, 2 और ई2 स्क्वायर है 13/9 तो 26 और ये आएगा आपका 27/9, तो 3 आएगा, ये सही है। और भी चेक करने का, वैसे ये दूसरा वाला आ जाएगा। और अगर देख लेते हैं एक में और, तो 2e1 स्क्वायर तो 2 × 7/9 प्लस 13/9, इसको हम ऐड करेंगे तो 14 13 होगा आपका 27/9, तो इसका भी इक्वल आ रहा है। और इसमें तो सवाल ही नहीं है, तो ये आएगा 7/9 और ये आएगा 13/9, 13 7 21/9, तो ये नहीं आएगा। तो आपका रिलेशन दूसरा सही है, ठीक है। तीन रेखाएं अगर बिंदुगामी हैं तो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक ही होता है और उनका सारणिक भी 0 होता है। तो सारणिक के अंदर इनके कोफिशिएंट 0 के इक्वल कराते हैं। कंडीशन याद रखेंगे। तो x का कोफिशिएंट 1, यहाँ 12, यहाँ 1, तो इसका सारणिक बनेगा आपका ये, यहाँ आएगा c 14 और 1। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं कौन सी कंडीशन आएगी ए बी सी में। तो 0 बना लेते हैं फिलहाल। तो a माइनस बी, बी माइनस सी, सी 12 में से 13 सब्ट्रैक्ट होगा तो -1 -1 14 0 0 1। अब इसके अलोंग एक्सपांड कर देंगे तो इसके अलोंग भर चीज़ें आएंगी। तो 1 के साथ आएगा आपका ये माइनस ये, तो -a प्लस b और माइनस होता है तो प्लस हो जाएगा b माइनस सी इक्वल टू 0। तो ये आपका मिला -a माइनस सी प्लस 2b बराबर 0। तो 2b बराबर क्या आ जाएगा a प्लस सी। दिस मीन्स ए बी सी ए पी में। यदि ये एक रेखा का कार्तीय समीकरण है तो उस रेखा का सदिश समीकरण बताओ। एक लाइन की ये कार्टेशियन इक्वेशन दी है, तो हम पहले इसको स्टैंडर्ड रूप में बदलेंगे, फिर उसको वेक्टर रूप में बदल लेंगे। तो हमें गिवन है 6x - 2 3y + 1 और 2z - 2। तो मुझे ये कोफिशिएंट बनाना होगा 1। तो चलिए मैं 6 कॉमन लूँगा यहाँ, ये बचेगा। यहाँ 3 कॉमन लेना होगा, हमें उसी फॉर्म में बनाना है। यहाँ 2 कॉमन लेना होगा तो z - 1। अब मैं इसको इस तरह लिखूँगा x - 1/3 बटे 1/6 और y + 1/3 बटे 1/3 और z - 1 बटे 1/2। तो अब आपकी लाइंस में हमें लिखना है वेक्टर फॉर्म। तो किस पॉइंट से लाइन जाएगी, ये देखिए डायरेक्शन वेक्टर बनेगा और ये पॉइंट है जो ऊपर सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो लाइन की जो वेक्टर इक्वेशन होती है वो होती है r बराबर a प्लस लैम्डा b। b से डायरेक्शन गवर्न होती है और ये पॉइंट उस पर सिचुएटेड होता है। तो यहाँ पे a मिलेगा आपको, वेक्टर a मिलेगा इस वाले में। इनको 0 करते जाएंगे तो मैं i j k नहीं लिख रहा हूँ, पॉइंट लिख रहा हूँ। 1/3 -1/3 और 1 और वेक्टर b मिलेगा 1/6 1/2 1/2। अब हमें देखना है ये a प्लस लैम्डा b किस में सेटिस्फाइड हो रहा है। तो 1/3 + 1/3 और लैम्डा टाइम्स, इसमें हम कॉमन भी ले सकते हैं और लैम्डा के साथ उसको मर्ज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए उसको लिख के देख लेते हैं। तो r बराबर होगा a मतलब 3i - 1/3j + k और लैम्डा टाइम्स 1/6i 1/2j 1/3k।
तो मैं यहाँ पे अगर 1/6 कॉमन ले लूँ तो इधर आएगा 1 और इन दो में आएगा 3i 3, यहाँ क्या था 2 था, 6 कॉमन लिया है तो 3 बचेंगे और यहाँ पे 1 आएगा। तो देखिए ये पोजीशन किस में है, ये पॉइंट था आपका 1/6 1/3 है, सॉरी ये 1/3 है। तो यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 3 आएगा, यानी 1 2 3 आएंगे इसमें, 1 2 3 और ये वाले ये मिल रहे हैं, ये 1 2 3 पहला ही आएगा इसका। ठीक है, बस कैलकुलेशन है, ये ध्यान रखना है, इसको स्टैंडर्ड रूप में बदलना था। जो लाइन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है कार्टेशियन, पहले उसमें लिखना है और वो ये होती है, वही मैंने वहाँ बनाया है ये, और z माइनस c/n, जिसमें l m n से डायरेक्शन गवर्न होती है, b वेक्टर देता है और ये जो पॉइंट है ABC ये उस पर सिचुएटेड होता है। इसको याद रखेंगे तो इजीली आप ये प्रॉब्लम कर सकते हैं। ये समतल है, इसको हमें कार्तीय रूप में लिखना है। तो चलिए इसको पहले हम इसमें x y z उसको उस फॉर्म में बदलें जो फॉर्म होती है r.n बराबर a.n, ये फॉर्म होती है। तो मैं x y z ही निकालता हूँ यहाँ से। तो देखिए r को मैं लिखूँगा xi yj और z k कैप, यहाँ पे मैं i j के कोफिशिएंट कलेक्ट करूँगा। तो i कॉमन लेंगे तो s माइनस 2t, दो जगह मिलेगा सिर्फ, फिर मैं कॉमन लूँगा j कैप, तो j कैप के साथ बचेगा 3 माइनस t, और फिर k कैप कॉमन आएगा तो इसके साथ बचेगा 2s प्लस t। अब कोफिशिएंट कंपेयर कराएंगे, हमें इसकी कार्टेशियन इक्वेशन लिखनी है। ठीक है, तो x i का कोफिशिएंट यहाँ x है, यहाँ है s माइनस 2t। इसी तरह y इक्वल टू होगा 3 माइनस t और z इक्वल टू होगा 2s प्लस t। अब आपको s कैंसिल आउट कराना है और t कैंसिल आउट कराना है, तो किन्हीं दो से निकाल के तीसरे में पुट कर देंगे। ठीक है, तो पहले मैं ऐसा करता हूँ, 1 और 2, 1 2 3 इन दो को ऐड कर दे रहा हूँ, 2 और 3 को, 2 और 3 को ऐड करूँगा तो 3 प्लस 2s मिलेगा। ठीक है, अब मैं t की वैल्यू इसमें रख रहा हूँ, s के रूप में आ गया। अब दूसरे से t आएगा 3 माइनस y, इसको पहले में रख रहा हूँ, 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ, s माइनस 2t है तो माइनस 2 और t आएगा 3 माइनस y, तो x मिला s माइनस 6 प्लस 2y। अब ये s यहाँ रख दूंगा तो देखिए क्या मिलेगा, तो ये आएगा y प्लस जेड इक्वल टू 3 प्लस 2s। s की वैल्यू होगी आपकी 2 इंटू एस की वैल्यू में रखता हूँ यहाँ x प्लस 6 माइनस 2y। अब इसको सॉल्व करेंगे तो y प्लस जेड 3 और 2x प्लस 12 माइनस 4y, तो 2x माइनस 4y 2x माइनस 5y यहाँ आएगा, माइनस जेड इक्वल टू 12 3 15, तो माइनस 15 हो जाएगा यहाँ, 2 माइनस 5 और माइनस 1, 2 माइनस 5 माइनस 1 और बराबर में आ रहा है माइनस 15, तो ये प्लस 15 हो जाएगा, ये पहला ही वाला होगा। ठीक है, दोनों एक ही कॉन्सेप्ट बने हुए थे। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जनरली बोर्ड में भी कई बार पूछा गया है इसे। एक चर समतल जो मूल बिंदु से 3p की दूरी पर है तथा अक्षों को इतने पर प्रक्षेप करता है तो त्रिभुज ABC के केंद्रक का बिंदु पर। चलिए अच्छी बात है, तो अगर ABC पर प्रक्षेप कर रहा है तो ABC की जो निर्देशांक होंगे वो इस तरह होंगे। जो समतल अगर हम अंतःखंड वाला समतल लें तो जब कोई समतल अक्षों पर ABC अंतःखंड काटता है तो उसकी इक्वेशन आप जानते हैं, तो x अपॉन a y अपॉन b और z अपॉन c इक्वल टू 1। ये वो समतल है जो अक्षों पे ABC अंतःखंड काट रहा है। तो अंतःखंड का जो लंबाई होगी वो एक x का a बिंदु का x कोऑर्डिनेट होगा, क्योंकि x अक्ष को a पर, y को b पर और z को c पर काट रहा है। तो मैं ये कह सकता हूँ क्वेश्चन के हिसाब से कि a बिंदु के कोऑर्डिनेट्स होंगे जो ये बात कर रहा है a 0 0, b के कोऑर्डिनेट्स होंगे 0 b 0 और c के कोऑर्डिनेट होंगे 0 0 c। मैंने ABC फाइंड कर लिए। अब हमें लोकस चाहिए केंद्रक का।
ठीक है। तो केंद्रक को मैं एच के और एल मानूंगा और मूल बिंदु से इतनी दूरी पर है, यहाँ से मैं फाइंड कर लूँगा जो तीसरा कांस्टेंट होगा उसकी वैल्यू। मूल बिंदु से 3p दूरी पर है, ये हमें दिया है। तो ठीक है, ये 3 बिंदु हैं, इनसे ये समतल बनेगा, यहाँ कट करेगा। अब मैं केंद्रक के निर्देशांक मानता हूँ एच के और एल। तो एच इक्वल टू होगा a प्लस 0 के होगा 0 प्लस बी प्लस 0/3, कोऑर्डिनेट लगा देंगे, और एल होगा 0 प्लस 0 प्लस c/3। तो यहाँ से a आएगा 3h, b आएगा 3k और c आएगा 3l। यहाँ पर रख देंगे तो x/3h, सॉरी ये जो केंद्रक है, जो ये केंद्रक के कोऑर्डिनेट्स आ गए आपके h/a/3 और k आ गया b/3 और l आ गया c/3। अब हमें यहाँ पे जो अननोन है, तो जो केंद्रक होगा, अब ये 3p दूरी पर है, तो अगर मैं ओरिजिन से इस पर लंब डालूंगा तो इसकी लंबाई कितनी होगी 3p के इक्वल। तो उसके पहले मुझे abc की वैल्यू यहाँ रख लेनी चाहिए। तो abc में यहाँ रख दूंगा, जब सॉरी abc की वैल्यू रखूँगा तो x/a प्लस y/b प्लस z/c इक्वल टू 1। अब मुझे h के एल में इक्वेशन चाहिए, वही बिंदु पर देगा। तो 0 0 से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे इसमें, तो 0 प्लस 0 प्लस 0 और -1/√, x से गुणांक का वर्ग, 3 को इधर ले आएंगे पहले, तो 1/h², 1/k², 1/l², और ये हमें दिया है 3p। और यहाँ आपको ये जो 1/3 है ये और रहेगा, तो 9 हो जाएगा ये। अब मैं इसको अपोजिट करके स्क्वायर करूँगा, इसका अपोजिट करेंगे तो आएगा 1/3p, 1/x², 1/y²। तो ये आपका मिल जाएगा चौथा वाला। ये इंटीग्रेशन पे बेस्ड है, 0 to π/4 है, ये लिमिट साफ नहीं दिख रही है, ये 0 है। तो इसमें देखिए 3 फैक्टर गुणा में है, तो इन्हें प्लस में हमें बदलना है, उसके बाद इंटीग्रेट करना है। चलिए किसी प्रकार से इनको बदल सकते हैं आप। तो 2 cos a cos b ही लगाते हैं पहले, तो 1/2 और इधर 2 cos a cos b, इन दो में लगा देते हैं। बड़े एंगल को पहले लिख लिया करिए। तो इसमें लगाएंगे तो 2 cos a cos b होता है cos a प्लस b और प्लस cos a माइनस b। अब cos 6 का मल्टीप्लाई होगा dx 1/2, फिर इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर 6x प्लस cos 2x cos 6x dx हो जाएगा ये, ठीक है। फिर यहाँ 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे और अलग अलग ये 2 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो देखिए 1/2 मैं दोनों को पहले सेपरेट कर रहा हूँ, cos स्क्वायर 6x dx प्लस 1/2, इसमें फिर 1 2 की ज़रूरत होगी, तो इधर 4 कर लेंगे और 2 का गुणा इसमें करके 2 cos a cos b लगाएंगे, तो cos a प्लस b और प्लस cos a माइनस b किया जाएगा। लिमिट वही रहेगी फिलहाल। अब इनका तो सीधे हो जाएगा और इसको हमें cos 12 से तोड़ना होगा। तो देखिए cos 12x होता है 2 cos स्क्वायर 6x माइनस 1, तो 1 प्लस cos 12x/2 आएगा ये। तो ये आ जाएगा 1/4, 0 to π/4, 1 प्लस cos 12x dx और 1/4, 0 to π/4 cos 8x प्लस sin 8x, cos 4x। अब सबको इंटीग्रेट करेंगे, फिर लिमिट ऑपरेट करेंगे। तो देखिए इंटीग्रेशन होगा 1/4, 1 का x और इसका आएगा sin 12x/12 और लिमिट होगी इसमें 0 to π/4। अब प्लस 1/4 इसका होगा, तो ये sin 8x/8 और ये होगा sin 4x/4 और लिमिट है 0 to π/4। चलिए अपर लिमिट माइनस लोअर करेंगे। लोअर में तो 0 दिख रहा है, अपर लिमिट में देखिए आएगा 1/4, x की जगह रखेंगे π/4 और ये 0 हो जाएगा। जब π/4 रखोगे तो 12 × π/4 3π आएगा, 3π 0 होता है, nπ 0 होता है इनफैक्ट, और 0 रखने में 0 होगा प्लस। अब इस पे आते हैं 1/4 और ये आपका π/4 रखेंगे पहले, तो π/4 रखने में ये मिलेगा 2π 0 और ये भी 0, तो π/16
और बाकी सब 0 हो रहे हैं, ठीक है। तो आपका ये चौथा वाला आ जाएगा। थोड़ा कैलकुलेशन है इसमें, कैलकुलेशन तेज़ी से करना है। अब ये लॉग वाला है, इसमें भी पहले मॉड हटाएंगे। इसको भी मैं साफ लिख दूं, क्या है क्वेश्चन, ये ई है, ये 1/e है। पूरा क्वेश्चन है 1/e से e log x का मॉड प्लस 1 dx। तो बेसिकली हमें मॉड हटाना है यहाँ मुख्य रूप से। तो देखिए log x का जो ग्राफ होता है वो ये होता है, ये पॉइंट होता है 1/e यहाँ होगा और e यहाँ होगा। तो 1/e से 1 तक ये पॉजिटिव होगा और यहाँ से यहाँ तक नेगेटिव होगा। तो इसको 2 बार ब्रेक करना होगा। तो देखिए 1/e से 1 तक ये नेगेटिव रहेगा, तो माइनस log x प्लस 1 dx, या 1 को हम अलग कर लेंगे, ठीक है। तो बस -1 माइनस log x dx और प्लस 1 से e तक ये पॉजिटिव रहेगा log x dx, और जो फाइनल मैंने पहले ही से अलग कर लिया है वो है 1 dx, 1/e से e। इसको शुरू में ही अलग कर लेंगे गुणा करके। अब इनको मैं इंटीग्रेट करूँगा, तो फर्स्ट सेकेंड से होगा, फिर लिमिट लगाई जाएगी। तो देखिए मैं पूरा यहाँ लिख दूँ, 1/e से 1 माइनस log x dx प्लस 1 से e log x dx और प्लस 1 का x होगा तो इसका यहीं पर कर दीजिए 1/e से e, तो e माइनस 1/e इससे बचेगा और ये वैल्यू आपको सॉल्व करनी होगी। अब तो इनका हम log x फर्स्ट सेकेंड से करके वैल्यू रखेंगे, फिर चेक करेंगे। तो आप ये कर सकते हैं इजली, मैंने तोड़ दिया है और तोड़ के आप आंसर चेक कर लेंगे। ये एंटी डेरिवेटिव पे है। इसमें प्रारंभिक मान समस्या का मतलब कांस्टेंट निकालने के लिए वैल्यू दी है, इनिशियल कंडीशन दी हैं, और ये 4 बार डिफरेंशिएशन हुआ है और मान पूछ रहा है y का। तो जब 4 बार डिफरेंशिएशन हुआ है और y फाइंड करना है तो इसका मतलब 4 बार इंटीग्रेशन होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, बस कांस्टेंट आपको निकालते चलना है। तो एक बार पहले डिफरेंस इंटीग्रेशन होगा, तो dqi अपॉन dx3 और इसका होगा 2x प्लस c1। अब दोबारा करेंगे। अब आप चाहें तो y डैश x बराबर 0 पर y डैश ट्रिपल डैश की जो वैल्यू है वो 0 दी है, तो ट्रिपल x बराबर 0 पर ट्रिपल डैश 0 है तो c1 आएगा आपका 0। तो आप चाहें तो c1 को 0 कर सकते हैं। अब फिर से करेंगे तो d² y अपॉन dx² होगा x² y 2, तो सिर्फ x² बचेगा, ठीक है, और प्लस आएगा c2। अब डबल की भी वैल्यू 0 है, तो डबल पे x बराबर 0 रखेंगे तो इसकी वैल्यू 0 है, तो c2 भी 0 आएगा, तो फिर इसको 0 रख देंगे। अब फिर करेंगे तो dy dx होगा x³ 3 और प्लस आएगा c3। फिर यहाँ पे इसकी वैल्यू y डैश वाले सिंगल की वैल्यू भी 0 है, तो c3 भी 0 हो जाएगा। अब एक बार और करेंगे तो अब ये आएगा y और इसका होगा x⁴/12, तो ये मिल जाएगा। तो आपका पहला ऑप्शन आएगा। 4 बार इंटीग्रेट करना है हमें, और कांस्टेंट सब 0 हो जाएंगे क्योंकि हमें यहाँ पे y डैश इन सब की वैल्यू 0 दी है। अलग अलग भी कांस्टेंट निकाल सकते हो, एक साथ रख के भी निकाल सकते हो। इसमें आपको वैल्यू रखना है सिंपली सबकी, तो मैं वैल्यू भर दिखा देता हूँ आपको, फिर आप इसको बड़े आसानी से कर सकते हैं। इन सब की वैल्यू निकाल के रखनी है यहाँ। तो देखिए cos π/8 निकालना है, तो cos π/4 को तोड़ें अगर, तो ये होगा 2 cos² π/8 माइनस 1। तो यहाँ से 1 प्लस 1/√2/2 इक्वल टू ये वैल्यू है cos² π/8 की, ये आ जाएगी। इसी तरह आपको ये 3 π/8 है तो सब्ट्रैक्ट करके निकाल सकते हैं, 5 π/8, और इन सबको बदलना भी है, और sin π/8 निकालना है तो साइन वाला तोड़ देंगे यहाँ से, 1 - 2 sin² π/8 यहाँ से आ जाएगी। अब इनके और मान भी हमें लगेंगे, तो मैं इनको इस तरह कर देता हूँ। जैसे हमें π/8 पता है तो अब मैं इसका यूज यहाँ पे करूँगा जब मुझे वैल्यू चाहिए होगी sin 7 π/8 की। तो देखिए 7 π/8 को आप लिखेंगे पाई माइनस π/8, तो sin π - थीटा होता है sin थीटा के, तो ये इसी के बराबर हो जाएगी वैल्यू, यानी sin π/8 और sin 7 π/8 बराबर होंगे। तो आप चाहें तो इन्हें काट भी सकते हैं, sin π/8 और sin 3 π/8 ये मतलब जुड़ जाएंगे, और इसी तरह 3 π ये जुड़ जाएंगे। और अगर समय t से देखें तो 1 2 3 4 और ये 1 2 3 4, तो वैल्यू इसकी 0 ही होना चाहिए, सब बराबर होंगे तो कट जाएंगे यहाँ जुड़ के।
या चेक कर लेंगे आप, क्लियर हो जाएगा। ये आपका प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल पे है। त्रिभुज ABC में जो समकोण नहीं है और ये गिवन है, तो कह रहा है AB में संबंध, कोण AB के बारे में पूछ रहा है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं भुजा और उस वाले से। तो यहाँ पे मैं इनको बदल रहा हूँ कोण के रूप में, साइन रूल से। A बराबर K साइन A, B बराबर K साइन B और C बराबर K साइन C होता है, ठीक है। तो चलिए आगे हल करते हैं इसे। तो मैं थोड़ा सा पहले इसको इस तरह बताना चाहूँगा। ये आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर B बटे साइन स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर B बराबर साइन A माइनस B बटे साइन A प्लस B। अब वर्गांतर लगा देंगे यहाँ पे, साइन A प्लस B बचेगा। यहाँ मैंने यहाँ पे ABC की वैल्यू रखी है, K साइन A, B की K साइन B, K कैंसिल हो जाएगा तो ये मिलेगा। और फिर वर्गांतर लगाएंगे तो साइन A प्लस B, वर्गांतर नहीं, साइन स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर B का सूत्र। तो साइन A प्लस B और बचेगा, A माइनस B यहाँ से कट जाएगा और एक ये साइन A प्लस B यहाँ आएगा, तो साइन स्क्वायर A प्लस B बराबर होगा ये। तो ये साइन स्क्वायर C हो जाएगा, यानी C स्क्वायर K स्क्वायर बराबर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। यहाँ से पाइथागोरस, लेकिन वो ये कह रहा है कि समकोण त्रिभुज नहीं है, तो जो हमने काटा है इधर साइन A माइनस B, इसको हमें कंसीडर करना होगा। हमने साइन A माइनस B बराबर 0 को यहाँ कट किया है, तो इसका मतलब ये रिलेशन ही होगा, क्योंकि ये नहीं हो सकता, यहाँ दिया है। तो इसका मतलब है A बराबर B, यानी आपका ऑप्शन चौथा A बराबर B पर ये इक्वेशन भी सेटिस्फाइड होगी, ठीक है। यहाँ से दिख भी रहा है। तो कैलकुलेशन में ध्यान देना है। मैं दोबारा कैलकुलेशन साफ साफ कर देता हूँ। देखिए K साइन A K साइन B रखेंगे यहाँ पे, तो आपका ये आएगा K स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, साइन A माइनस B और ये था आपका साइन A प्लस B। तो इसमें सूत्र लगाएंगे तो साइन A प्लस B इंटू साइन A माइनस B प्लस साइन स्क्वायर B, ये है साइन A माइनस B अपॉन साइन A प्लस B। तो ये यहाँ पे कॉमन आ रहा है, देखिए दोनों यहाँ ला के कॉमन लेंगे तो ये 0 होगा, जो बाद में बचेगा वो होना नहीं है यहाँ पे। तो बस इसी को कंसीडर करना है साइन A माइनस B बराबर 0 को, क्योंकि पाइथागोरस भी आ रहा है इसमें, लेकिन पाइथागोरस को नहीं लेना है क्योंकि वो कह रहा है C90 नहीं, तब A बराबर B होगा, ठीक है। ये I की वैल्यू पे बेस्ड है, तो मैं इनको साफ साफ लिख देता हूँ। I की पावर 592, 590, 588, 86 और 84 अपॉन यहाँ I की पावर 82, 80, 78, 76 और 74। पहले इतने को हल कर लेते हैं। ऊपर कॉमन लीजिए, सबसे छोटी राशि थी ऊपर 584, तो I की पावर 584, नीचे कॉमन लेंगे I की पावर 574, ठीक है। तो 84 यहाँ सबसे बड़ा था, तो 84 ये कितना बचेगा यहाँ, ये क्या था 92, तो 84 निकल गया, तो 6 2 8, तो I घात 8 और I घात 6, I घात 4, I घात 2 और 1 अपॉन में इसी तरह क्या बचेगा 74 है, तो यहाँ भी 8 आएगा। I घात 8, I घात 6, 4, I स्क्वायर प्लस 1, ये पूरा कैंसिल हो रहा है और ये आपका बचेगा I घात 10, ये हट जाएंगे, तो I घात 10 का मतलब है ये, यानी -1। तो ये -1 मिला इतना, तो -1 ये भी है, तो ये -2 हो गया और ये 2 टर्म और बचे हैं। तो चलिए -2 यहाँ तक हमें मिल चुका है और ये 2 टर्म बचे हैं, 1 माइनस I की पावर 8। इनको तोड़ेंगे अब, तो यहाँ अलग से तोड़ देते हैं, इसका स्क्वायर और घात 4 करेंगे यहाँ, तो ये आएगा 1 प्लस I स्क्वायर प्लस 2I, 1I स्क्वायर कट जाएंगे, 2I भर बचेगा, 2I घात 4 होगा तो 16 I घात 4 यानी 16 आएगा ये, ठीक है। तो -2 प्लस 16, अब ये वाला मान बचा
तो ये भी आपका 16 आएगा, क्योंकि यहाँ माइनस होगा जब, तो -2i/4 होगा तो भी वैल्यू यही मिलेगी। तो 32 में 2 सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो ये 30 आएगा। इसमें हमें पूर्णांकों का समुच्चय है z, ये गिवन है और z के टर्म्स में जनरल वैल्यू दी है और इसको सॉल्व करना है। चलिए पहले इन दो में लगा दीजिए, क्योंकि 6 2 8, 8 का आधा 4, साइन c प्लस साइन d लगा देंगे तो ये आएगा 2 साइन c प्लस d/2 इंटू साइन इंटू कॉस c माइनस d/2। तो 6 माइनस ये 4 और 2 का भाग होगा। अब कॉमन आएगा साइन 4 थीटा, ये 0 होगा और एक मिलेगा कॉस 2 थीटा बराबर -½ और एक मिलेगा ये। तो n π/4 एक वैल्यू मिल रही है और दूसरे वाले से और देखिए जो दोनों को संतुष्ट करे। तो n π/4 भर अगर लेते हैं तो n π/4 में ये इसको बैलेंस करेगा और आगे चलेंगे तो दूसरी वाली जो वैल्यू है जरा इस पर गौर करते हैं, इसको सॉल्व ही कर लेते हैं। cos 2 थीटा बराबर cos 2π/3, 120 का मान है तो 2 थीटा बराबर होगा 2m π प्लस माइनस 2π/3, 2 से डिवाइड कर देंगे तो m π प्लस माइनस π/3 और दूसरा मिल रहा है हमें n π, तो ये n π/4 और m π प्लस माइनस π/3 तो दोनों कंसीडर हमें करने होंगे यहाँ पे। तो ये वाली आप तीसरी वैल्यू ले लेंगे। तो इसमें भी एकदम इजीली कैलकुलेशन करनी है आपको। हमें दिया है x - 3/x² की पावर n। तो इसमें कह रहा है यदि इसमें एक प्राकृतिक संख्या है n, ठीक है, नेचुरल नंबर है, प्रथम 3 पदों का योग इतना है तो x से स्वतंत्र पद का मान बताओ। तो चलिए पहले के 3 पद इसके निकालते हैं और उनको जोड़ते हैं। तो 3x - 3/x² की पावर n है, तो इसको एक्सपांड करेंगे तो nc0 x⁻n प्लस nc1 x⁻n-1, सॉरी इसको माइनस इस तरह लिखिए पहले, ये नहीं, ये x का काम करेगा और ये a का। क्या होता है सूत्र, nc0 x⁻n प्लस nc1 x⁻n-1 इंटू a प्लस nc2 x⁻n-2 इंटू a² -3/x² का होल स्क्वायर बराबर दिया है 5 5 9। तो कह रहा x से स्वतंत्र पद का मान क्या होगा। पहले हमें यहाँ से फाइंड करना होगा x, ठीक है, n के टर्म्स में। तो सभी की वैल्यू हम देखें तो x की पावर n से तो डिवाइड हो रहा है, पूरे में दिख रहा है आपको, तो मैं वही x की पावर n से डिवाइड कर रहा हूँ, साथ साथ इनकी वैल्यू भी रख रहा हूँ। nc0 1 होगा, x की पावर n से डिवाइड हुआ, nc1 होता है n और इधर बचेगा x की पावर -1, ये आएगा। और दूसरा है nc2 की वैल्यू n(n-1/2) होती है फैक्टोरियल में, तो 2 भर ले लीजिए और नीचे बचेगा x⁻³ बटे का स्क्वायर और x⁻4 और x⁻6 हो जाएगा ये, और इक्वल टू आएगा 0। अब हम x की पावर 6 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और फिर कैलकुलेशन कर सकते हैं, थोड़ा कैलकुलेशन होगी। इसमें देखिए 4 सीधी रेखाएं हैं ये और इनसे एरिया पूछ रहा है, तो चलिए इनको ड्रॉ करते हैं। ये वाली लाइन है वो सिमेट्रिक है, 2 और 4 पे आएगी ये ऐसे, 2 0 और 0 4, ये 4 2 को कट करेगी, ये ऐसे होगी और ये 2 4 बराबर 2 है यहाँ पे,
तो इसको हम लिख सकते हैं x/4 y/8 बराबर 1। इसके अंतःखंड 4 और 8 होंगे, तो इसको और बड़ा हमें बनाना होगा। अब एरिया से ही हम इसको करेंगे। और ग्राफ अगर कहें तो मैं इधर इसका बना के दिखा देता हूँ। चलिए, इसमें 2 2 से भाग दे दीजिए पहले। तो 2 4 और 8 2, ये एक इक्वेशन ये है। और दूसरी इक्वेशन है x/4, 2 का भाग दे दिया 1। और ये आखिरी है x/8 y/4 बराबर 1। तो मैं सभी पॉइंट को बनाता हूँ पहले, इनसे जाने वाली लाइंस बनाएंगे फिर। पहली लाइन होगी आपकी 2 0 0 4 से। ये लाइन हो गई। दूसरी लाइन है आपकी 4 2 4 0 और 0 2 से जाएगी। ठीक है। तीसरी लाइन जाएगी 8 और 4 वाले से। और चौथी जाएगी 4 और 8 वाले से। तो ये बन रहा है आपका समांतर चतुर्भुज। देखिए, ये और ये इसका एरिया निकालना है। ठीक है। तो इनकी बीच की दूरियां हमें निकालनी होंगी। और 1/2 P1 P2 से इसको फिर कर सकते हैं। तो दो जो पैरेलल हैं उनके हिसाब से चलेंगे। तो इनके बीच की दूरी निकाल लेते हैं और इनके बीच की दूरी निकाल लेते हैं। तो चलिए देखिए, पहले हमें इनको पैरेलल के रूप में बनाना होगा। तो 4x 8 से मल्टीप्लाई कराइए पहली वाली में, दूसरी वाली में भी 8 से। अब इनके बीच की दूरी निकालेंगे। तो फिर उसके बाद 1/2 P1 P2 कर सकते हैं। ये पास्कल पे है। अब और जो क्वेश्चन होंगे मैं कोशिश करूंगा आपके और भी क्वेश्चन बता सकूं। और बाकी जो 12th वाले हैं जिन्हें एंट्रेंस देना है वो अपना 12th वाली बेसिक चीज़ें सब रिवाइज करके जाएं। थैंक यू।